हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आई एम सागर गोयल और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 जिसका नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ऑलरेडी हम इस चैप्टर के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। 2 पार्ट इज कंप्लीटेड। थर्ड पार्ट पे अपन आज आ चुके हैं। तुम लोग इस वाली वीडियो तक आए हो, मतलब तुमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीटली देख लिया है। अब तुम्हें पढ़ाने का तरीका भी समझ में आ जाएगा और फिर स्लाइड्स भी देखी होगी तुमने, काफ़ी अट्रैक्टिव है। और इसमें अपन ने PYQs पे ज़्यादा ध्यान दिया है, ठीक है। थर्ड पार्ट में अपन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ पर लिसनिंग पावर तुम्हारी ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि इस टॉपिक में सुनना समझना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते बिना कोई देरी के। इस वाले पार्ट में अपन क्या क्या कंप्लीट करने जा रहे हैं, कुछ मैंने यहाँ पर टॉपिक लिख रखे हैं। देखो, द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी जिसके अंदर घुसे भी मजीनी के बारे में पढ़ेंगे। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन जिसमें अपन 4 कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांस में जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी हुई, फिर उसके बाद अपन बेल्जियम का देखेंगे। देन आफ्टर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और लास्ट में अपन पोलैंड के बारे में पढ़ेंगे। एक रोमांटिक इमेजिनेशन वाला टॉपिक भी आएगा कि कैसे हमारे राष्ट्र के प्रति कुछ भावनाएं आना चाहिए। क्या सिर्फ वॉर के कारण ही अपन कंट्री बना सकते हैं? नहीं, उसके प्रति प्यार भी होना चाहिए। हंगर, हार्डशिप, पॉपुलर रिवोल्ट जैसे टॉपिक अपन पढ़ेंगे। द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, इसका तो क्लास 8th में एंट्री लेते से तुमको सुनने में दे जाता है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट नाम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बढ़िया, अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट क्लास में, मतलब पार्ट सेकंड में, अपन ने एक टॉपिक कंप्लीट करा था जिसका नाम है 1815 ट्रीटी ऑफ वियना। इस ट्रीटी ऑफ वियना में मैंने एक पॉइंट शायद मिस कर दिया था, फ्रांस के बारे में। देखो, ये ट्रीटी ऑफ वियना किसके द्वारा होस्ट की जाती है? ऑस्ट्रियन चांसलर जिसका नाम क्या है? ड्यूक मेटरनिक। समझ में आया? ड्यूक मेटरनिक के द्वारा ये ट्रीटी मतलब ऑर्गेनाइज की जाती है। अब इस फ्रांस को लेकर के इसने क्या बोला था कि जो भी नेपोलियन ने एनेक्स करा है, फ्रांस अखंड यूरोप को क्या करता, कब्जे में ले लेता है। तो जितनी भी टेरिटरी फ्रांस ने एनेक्स करी थी वो सारी टेरिटरी क्या होगी, रीडिस्ट्रीब्यूटेड होगी ओरिजिनल जिसके पास पहले हुआ करती थी। और यहाँ पर एक बर्बन बिस्किट नाम से एक डायनेस्टी हुआ करती थी, उस डायनेस्टी को भी इन्होंने क्या करा, रीस्टोर करा। मतलब सारी पुरानी डायनेस्टीज, कंजर्वेटिव लीडर्स को ये लोग सत्ता में लेकर के आए थे। यही तो था कंजर्वेटिव, ट्रीटी ऑफ कंजर्वेटिज्म इसी के लिए बोलते अपन इसको। और फिर फ्रांस दोबारा से कोई बड़ी, मतलब बड़ी लड़ाई ना छेड़ दे, ताकि ये लोग क्या हो जाए, परेशान हो जाए। नेपोलियन ने जो जिस तरीके से परेशान कर रखा था, ऐसा दोबारा से ना हो, इसलिए फ्रांस की टेरिटरी पर काफी सारी चेक पोस्ट, स्मॉल टेरिटरीज यहाँ पर सेटअप की गई थी, ताकि ये बाहर निकलने से पहले यहीं पर इसको खत्म कर दिया जाए। समझ में आया? तो ये था ट्रीटी ऑफ वियना का कुछ इंपॉर्टेंट 1-2 पॉइंट जो शायद अपन लास्ट वीडियो में अपन अपने से मिस हो गया था। अब अपन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ध्यान से देखना है तुम इस टॉपिक को। द रिवॉल्यूशनरीज मतलब क्रांतिकारी, जैसे अपने इंडिया में भगत सिंह है, सुखदेव है, ऐसे बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज ने क्या करा है, हमारे देश को आज़ादी दिलवाई है। ऐसे यूरोप में कंजर्वेटिज्म आने के बाद कुछ लीडर्स ने डिसाइड करा कि अब हम ये नहीं सहेंगे। हम चाहते हैं क्या, फुल इज्जत, फुल रिस्पेक्ट। हम चाहते हैं लिबरल्स के विचारधारा को लागू करवाना, ठीक है। वही राइट टू फ्रीडम, या फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ, या फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। 1815 में काफी सारे लिबरल नेशनलिस्ट को रिप्रेस किया गया, मतलब फोर्सफुली इनको रोका गया। क्यों? क्योंकि राजा को इनसे डर लगता था, मोनार्क डरता था इनसे। इन लोगों ने अगर एक बार मतलब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट करी तो हमारा भी वही हाल नहीं हो जाए जो बेस्टाइल पटेक के बाद फ्रांस की गवर्नमेंट के साथ हुआ था। समझ में आया? तो एक सीक्रेट सोसाइटी ये लोग सेटअप किया करते थे पूरे यूरोप में, ताकि ये लोग अपने विचार आपस में क्या कर सके, साझा कर सके। कमिटी टू अपोजिशन मोनार्की, बस मोनार्की का अपोजिशन वाया, सॉरी, स्टेबलाइज बाय द वियना कांग्रेस। जो वियना कांग्रेस में इन्होंने कंजर्वेटिज्म ट्रीटी लागू करी थी उसको क्या करना है, अपोज करना है, ठीक है। लिबर्टी की बात करेंगे, फ्रीडम की बात करेंगे। इन्होंने नेशन स्टेट बनाने की ठानी थी कि नहीं, हमको फ्रीडम चाहिए ही चाहिए, हम आज़ादी कह कर लेंगे। दिस आइडिया वर डायरेक्ट चैलेंज टू द कंजर्वेटिव्स, मतलब ये आइडिया क्या था, सीधा कंजर्वेटिव को चैलेंज करा था। एक बड़ा सा नाम आता है गुसेपी मजीनी, 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। ये PYQ है। 1805, इसका बर्थ ईयर थोड़ा ध्यान रखना। 1807 अगर किसी की बुक में लिखा है तो उसको कट करके 1805 लिख। अब ये 7 किसका था मैं बाद में बताऊंगा। 1805 में इसका बर्थ हुआ था कहाँ पर, जिनोवा ऑस्ट्रिया में। इसने ज्वाइन करी थी कार्बनरी सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटी इसने ज्वाइन करी थी। ये 24 साल की उम्र में ही एग्जाइल में चला था, मतलब तड़ीपार। तड़ीपार सरकार के द्वारा लिगुरिया में इसने कुछ अटेम्प्ट करा था रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी, जो सरकार के द्वारा धर ले जाता है और जेल चला जाता है। आने के बाद 1833 में 2 सोसाइटी बना था, एक का नाम है यंग इटली और एक का नाम है यंग यूरोप,
ठीक है, ये बनती है मर्सिलस में। देखो ये सारे जो क्वेश्चन है ये पी वाई क्यूज में आ चुके हैं, एमसीक्यू में, कि मर्सिलिस में यंग इटली और यंग यूरोप बर्न में किसने बनाई, या फिर ये सोसाइटी कहाँ पर बनी है। ठीक है, लाइक माइंडेड यूथ, देखो इसने किसी बूढ़े लोगों को भी नहीं चुना, किसी छोटे बच्चों को भी नहीं चुना, इसने सोचा कि यूथ पॉपुलेशन के अंदर जो गुस्सा होता है उस गुस्से को हम क्या करेंगे, क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो माइंडसेट इनका क्या था, यूथ पॉपुलेशन को उजागर करना है पूरे यूरोप में। बिलीव दैट द नेशन वर गॉड्स इंटेंडेड नेचुरल यूनिट, ये किसी की मजबूरी में हम लोग साथ में नहीं रहेंगे, हम खुले दिल से रहेंगे हमारी कंट्री में। तो इसने यूनिटी ऑफ द इटली की बात कर, इटली को रिपब्लिक करवाना है। उसका विजन क्या हुआ करता था, सीक्रेट सोसाइटी अक्रॉस द यूरोप, पूरी यूरोप में उसके सोसाइटी का स्प्रेड हो और ये कंजर्वेटिव्स को डरा सके, उनको डरा सके एकदम। अब देखो यंग यूरोप और यंग इटली, पहले उसने इटली बनाया, अब ये थोड़ा अच्छा चल गया मार्केट में तो उसने यंग यूरोप बना। यूरोप के हर एक एरिया में इसके सीक्रेट सोसाइटी का क्या होगा, डिस्कशन होगा। नेक्स्ट, अब इन्हीं सभी एक्टिविटीज को देखते हुए वही ड्यूक मेटरनिक ने बोल दिया था कि भाई साहब कुछ बड़ा होने वाला है। द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर, हमारे सामाजिक व्यवस्थाओं का एक दुश्मन आ चुका है जिसका नाम क्या है, गौसिपी मजीनी। सामाजिक व्यवस्था क्या, राजा का बेटा राजा, नीचे फ्यूडल्स एरिस्टोक्रेट्स, इनके हाथ में सारी पावर, और ये इन सभी को खत्म करने पर लगा हुआ था। तो मेटरनिक ने एक इस पे रिमार्क दिया था, उस रिमार्क को याद रखना तुम लोग, ठीक है। और इस रिमार्क से भी क्वेश्चन बनते हैं क्या, बिल्कुल क्वेश्चन बनेंगे कि ये लाइन किसने बोली थी और किस पर्सपेक्टिव में बोली थी, ऐसा तो क्या हुआ था। ये देखो गुस्सी मजीनी की एक प्यारी सी फोटो तुम्हारे एनसीईआरटी में ये बनी हुई है, और ये कुछ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी चल रही है पूरे यूरोप में। ठीक है, अब यहाँ पर एक टॉपिक आता है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, और फाइनली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक दौर, ऐसा दौर जहाँ पर सिर्फ क्या होगा, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी। देखो फ्रांस का झंडा लेकर के अटैक कर रहा है किसी के मेंशन पर, यहाँ पर कुछ लोग मारे जा रहे हैं, आपस में लड़ाई हो रही, मतलब हर जगह रिवॉल्यूशनरीज की खुशबू आने लगेगी हमको, हर जगह क्रांतिकारी मतलब क्रांतिकारी गतिविधियां चालू हो जाएगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रांस। देखो सारी चिंगारी फ्रांस से लग के पूरे यूरोप में आग का रूप ले लेती है। तो अपन फ्रांस में देखते हैं कि यार दोबारा से फ्रांस में ऐसा तो क्या हुआ, 1789 के बाद में, याद है ना बेस्टाइल अटैक, आग लगा दी थी फ्रांस में जुलाई 1830 को। देखो 1815 में जो रिस्टोर किया गया था बर्बन डायनेस्टी का किंग, उसको पलटा दिया गया, उसको हटा दिया गया कि बाबू सोना अब आपसे काम नहीं हो पा रहा है, आप अपनी गद्दी छोड़ दो, नहीं तो हम आके आपकी कुछ हेल्प करें। फ्रांस एक्सपीरियंस द फर्स्ट मेजर अपवेलिंग, इतने सालों बाद, 15 सालों बाद उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा कांड हुआ है। लिबरल रिवोल्यूशनरी इंस्टॉल द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, लिबरल रिवोल्यूशनरी ने एक लुइस फिलिप नाम का एक व्यक्ति था जिसको डिक्लेयर कर दिया कि ये किंग रहेगा, और ये किसके आधार पे काम करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे काम करेगा। यही तो चाहते थे लिबरल्स। अब देखो फ्रांस में चिंगारी फैली है जो कि आग बनने वाली यूरोप में, इसका अंदाजा लग चुका था वापस किसको, मेटरनिक को। इसने एक और रिमार्क दिया है, ये जो भी रिमार्क देना देगा ना वो सारे अपने एमसीक्यू या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आएंगे 2 से 3 नंबर में। व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, जैसे ही फ्रांस छींक मारता अच्छू, वैसे ही पूरे यूरोप में क्या हो जाएगा, कोल्ड, बीमारी फैल जाएगी। फ्रांस में कोरोना के सिम्टम्स दिखे, मतलब समझ में आ गया पूरे यूरोप कोरोना में जाने वाला है। ऐसे ही बेल्जियम में एक एक्टिविटी होती है, बेल्जियम में क्या, देखो बेल्जियम वोफेल्स में छोटे छोटे एक्टिविटी होगी, इतना लोड नहीं लेना, बस एमसीयू के लिए याद रखो। जुलाई रिवॉल्यूशन वहां पर होता है ब्रुसेल्स में अपराइजिंग के बाद। अब ब्रुसेल्स ने जो अपराइजिंग दिखाई थी उसका रिजल्ट क्या होता है कि बेल्जियम नीदरलैंड से सेपरेट हो गया, अपना खुद का राष्ट्र बना लिया उसने। द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से सेपरेट होकर के बेल्जियम ने अपनी कंट्री बना ली है, समझे। अब देखते हैं अपन महान ग्रीक के बारे में, द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये ठीक है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखने से पहले एक टॉपिक देखते हैं, अ वेव ऑफ लिबरल्स एंड द नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरी स्वेप्ट अक्रॉस द यूरोप। पूरे यूरोप में क्रांतिकारी का दौर, मतलब ये एक लहर चली थी कि हर जगह रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी होगी। उसने करा मैं भी ऐसा करूंगा, मैंने करा मेरे देखे देखे कोई और भी ऐसा करेगा, क्योंकि राजा परेशान कर रहा है, राजा ने सबका सोना हराम करके रखा है। ठीक है, कंजर्वेटिव रेजिम ट्राई टू कंसोलिडेट पावर, कंजर्वेटिव्स मतलब जो लीडर्स थे पुराने ट्रेडिशनल रूल्स को फॉलो करने वाले, ये लोग चाहते थे कि हम साथ में आके संगठन बना ताकि हमारा कोई विरोध ना कर सके। लिबरल्स एंड द नेशनलिस्ट बिकेम एसोसिएटेड विद द रिवॉल्यूशन, साथ में लोगों ने क्रांतिकारी, मतलब एक क्रांति जगह राष्ट्रवाद के नाम पे। रिवॉल्यूशन अकर्ड इन इटली, जर्मन, ऑटोमन, आयरलैंड, पोलैंड, हर जगह एक्टिविटीज देखने को मिलेगी। मूवमेंट स्प्रेड होता है काफी ज्यादा, और अधिकतर कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे, एजुकेटेड, पढ़े लिखे, क्योंकि इनको हिसाब करना आता था 100 रुपए में से जब मैं 40 रुपए राजा को दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 60 रुपए, इसमें तो मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा है।
ठीक है। क्लर्क हो गया है, स्कूल टीचर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, कमर्शियल क्लासेस एक्टिविटीज होल्ड करने वाले। देखो ये इमेज रिप्रेजेंट कर रही है कैसे लिबरल्स लोगों के ऊपर ये अत्याचार हो रहा है, मारपीट हो रही है, इसको पकड़ रहा है, देखो कि दया करो, साफ सफाई चल रही है यहाँ पे, ठीक है, इनका ट्रीटमेंट हो रहा है बुरी तरीके से। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही थी। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन में अपन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, देखो एक एक समय पे एक लीडर था जिसका नाम था महमद। ठीक है, उस महमद ने क्या करा था, महमद सेकंड हुआ करता था ये। अब इस महमद ने एक एरिया पे कब्जा करा था, इस एरिया का नाम था कॉन्स्टेंटिनोपोल। ये बाइजेंटाइन एम्परर की एक कैपिटल हुआ करती थी। देखो आज तक किसी ने इसके ऊपर अटैक किया और कभी सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन महमद सेकंड ने डिसाइड करा था कि अपन इसको एनेक्स करेंगे। एक बहुत शानदार सी इसके ऊपर वेब सीरीज बनाई अपने नेटफ्लिक्स ने। किस तरीके से एक राजा का मतलब हौसला अपनी प्रजा को भी बचाना है और एक दूसरे साम्राज्य पर अटैक करना जो आज तक अनडिफिटेबल था, बड़ी बड़ी दीवारों को लांघना। फिर इसको इन्होंने कब्जे में लिया था, फिर दोबारा से अटैक करता है इधर। वेलेशिया करके एक रीजन रहता है, इसका लीडर था वेलाड। अब ये वेलाड बहुत खूंखार राजा हुआ करता था जिसने इसके नाक में दम करके रखा था। इसको टेरिटरी या फिर जो टैक्सेशन देने से साफ मना कर दिया था, बट इससे भी लड़ाई हुई। यहाँ पे थे 1 लाख 1 लाख की इनकी सेना थी ऑटोमन एम्परर की, जो महमूद सेकंड था, और इनकी सेना थी 30,000 के आसपास। फिर भी इसको हराने में पसीना आ जाता है महमूद को, लेकिन फाइनली वो जीत जाता है। तो एक बहुत शानदार सी वेब सीरीज है, तुम देखना कभी समय मिले तो, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। क्लियर। अब अपन अपने टॉपिक पर आते हैं। देखो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या था, यही ऑटोमन एम्परर एक समय पे जाकर के, ये ग्रीस ये दिख रहा है मल्टीपल आइलैंड्स है यहाँ पर, इस ग्रीस के ऊपर अटैक करेगा। ऑटोमन की चढ़ाई यहाँ तक हो जाती है, बाद में बड़े से एरिया को ये डोमिनेट करेगा ऑटोमन एम्परर। अब इस ऑटोमन एम्परर ने 15th सेंचुरी में स्टार्ट कर, मतलब 15th सेंचुरी से कब्जा करके रखा है। 1821 तक आते आते इन्होंने डिसाइड करा कि यार अब हमको क्रांति करना पड़ेगी। सपोर्ट केम फ्रॉम ग्रीक लिविंग इन द एग्जाइल। देखो एग्जाइल में जो बाहर यहाँ से छोड़ करके चले गए थे या किसी को बंदी बना करके रखा था, सब लोगों ने सोचा है कि यार अब तो हमको कुछ ना कुछ हेल्प लेकर के ग्रीक में दोबारा से एक चिंगारी लगाना पड़ेगी किसकी, राष्ट्रवाद की। पोएट आर्टिस्ट इंक्लूडिंग लॉर्ड बैरन, इसका नाम याद रख लेना, एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। लॉर्ड बैरन ने क्या करा, काफी सारे मतलब राइटअप्स लिखे, इसने चंदा भी इकट्ठा करा, मोबिलाइज द पब्लिक ओपिनियन, और इसने एक फंड भी रेस करा था ताकि अपन पैसा इकट्ठा करके उन लोगों को हेल्प कर सकें। ठीक है, ग्रीक वॉज पोर्ट्रेड एज द क्रेडल ऑफ, ठीक है, इसको एक मतलब इमेज इसकी ऐसी बना दी गई थी, पेंटिंग्स वगैरह में प्रमोट करा था। ये क्रेडल ऑफ यूरोप है। क्रेडल मतलब क्या होता है, पालना, पालना, मतलब जिसमें एक बच्चा हमारा सोता है। अब इसको यूरोप का क्रेडल बोला है, मतलब ये क्या है, हमारे यूरोप में जो भी रिलीजन है, कल्चर है, लैंग्वेज है, वो देन किसकी है, ग्रीस की। ये सारी चीजें ग्रीस से निकली हुई है। तो उस जमीन को ये लोग किसी और के कब्जे में नहीं देख सकते थे, तो इन्होंने डिसाइड करा कि यार कुछ तो तूफानी करना पड़ेगा। तो पोएट और आर्टिस्ट की हेल्प से ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी जागती है। कौन था इसमें सबसे टॉप पे, लॉर्ड बैरन। अब देखो लॉर्ड बैरन एक कलम से क्रांति करने वाला व्यक्ति था, इसका दिमाग खराब होता है, ये चला जाता है कहाँ पर, 1824 में ग्रीस चला जाता है कि नहीं मैं लड़ूंगा। अब कलम चलाने वाला व्यक्ति कैसे तलवार उठा करके लड़ाई करेगा, तो पहली फुर्सत में उसका विकेट चला जाता है। फाइटिंग अगेंस्ट द मुस्लिम एम्परर, रीजन स्ट्रांगली विथ यूरोपियन सिंपैथीज। ठीक है, तो फाइट करना इनको मुस्लिम एम्परर के खिलाफ, ऑटोमन एम्परर। फाइनली क्या होता है, लड़ाई करते करते इन्होंने इतना ज्यादा उनको परेशान कर दिया कि 1832 में, और भी बहुत सारे कारण थे, सिर्फ ये कारण नहीं था, 1832 में ऑटोमन एम्परर ने डिसाइड करा कि ठीक है हम क्या करते हैं, ग्रीक को इंडिपेंडेंट करते हैं। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल 1832 में ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। देखो ये मेडिटेरेनियन सी है, ये ऑटोमन एम्परर, ये ब्लैक सी यहाँ पर आता है, इधर पूरा यूरोप है, ये एशिया स्टार्ट हो जाता है, ये अरब कंट्रीज है। तो काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन से रूलिंग स्टार्ट करी थी ऑटोमन एम्परर ने, समझे। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल याद रखना है 1821 में, लॉर्ड बैरन का ये रहा, इसको याद रखना है। द टाइमलाइन शोड द अनरेस्ट स्प्रेड इन द ग्रीक स्ट्रगल। अब ये रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी एक बार चालू हो गई तो भाई साहब ये चलेगी अप टू द 1848। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। ये रोमांटिक इमेजिनेशन क्या है, आओ इसको अपन समझते हैं। समझे इस पेंटिंग में देखो, अभी मत देखो, मैं पहले समझा दूं। अब अरे भैया, हाँ, रोमांटिक इमेजिनेशन क्या होता है, रोमांटिक इमेजिनेशन में सिर्फ तलवार के दम पे अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट नहीं दिलवा सकता, मतलब सिर्फ मतलब वायलेंस वाली एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। हमें जैसे ये अपना प्यारा भारत है, ठीक है, इस प्यारे भारत के प्रति हमको प्यार है। हमने इस प्यार को कैसे कैसे दिखाया है, हम जब भी राष्ट्रगान मतलब नेशनल एंथम अपन पढ़ते हैं तो भाई साहब हमको प्यार आता है हमारे राष्ट्र के प्रति, ठीक है, मतलब एक अलग से गूज बम्स आते हैं। हम हमारा नेशनल फ्लैग देखते हैं तो लगता है
कि नहीं यार, इस भारत के लिए अपन जान देने के लिए भी तैयार है। हम बच्चों के अंदर राष्ट्रवाद कैसे जगा, तो बच्चों को तो हथियार नहीं पकड़ाएंगे। तो एक छोटा सा एक प्यारी सी पोयम है, सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा। अब ये पोयम है, सॉन्ग है, इस तरीके से बच्चों को अपन क्या करते हैं, रिपब्लिक डे या फिर इंडिपेंडेंट डे वाले दिन को बुलाते हैं, काफी सारे ड्रामा होते हैं, सॉन्ग्स ड्रामा, या फिर अपन क्या करते हैं, डांस के थ्रू बच्चों के अंदर आइडियोलॉजी जगाते हैं, एक आइडेंटिटी राइज करते हैं कि हमारे राष्ट्र के प्रति प्यार होना चाहिए आप लोगों को। पुराने लीडर्स को हम याद दिलाते हैं कि देखो उन लीडर्स ने इनके लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस करा है, तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल इस पेंटिंग से मैं आपको बताता हूँ। देखो ये राष्ट्रवाद की एक रोमांटिसिज्म वाली पेंटिंग है, जिसमें क्या दिख रहा है, एक लेडी, ठीक है, एक लेडी यहाँ पर फ्लैग लेकर के, यहाँ पर हाथ ऊंचे करके, फ्रीडम लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है, उसने अपना झंडा से झंडा फहरा दिया है। यहाँ पर देखो राइजिंग सन दिख रहा है, मतलब एक नया उजागर हुआ है, एक नए दौर का, नए दौर की शुरुआत हुई है। तो ये रोमांटिसिज्म पेंटिंग के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो रोमांटिक इमेजिनेशन में देखो ये पेंटिंग एक बनाई गई है, किसके कहाँ पर, ये मैसेकेर इन कियोस। कियोस क्या है, एक फिफ्थ लार्जेस्ट आइलैंड है, कहाँ का, ग्रीस का। वहां पर किस तरीके से ऑटोमन एम्पायर ने इनके ऊपर अटैक करा था, सभी लोग देखो परेशान है, यहाँ पर बेघर हो चुके हैं, बच्चे परेशान है, बीमारियां फैल रही है इधर, ठीक है, इनके ऊपर फिर भी अटैक किया जा रहा है, तो ये बेघर हो चुके थे। इसको रिप्रेजेंट करा 20,000 ग्रीक सेड टू हैव बीन किल्ड। इतने लोग मारे गए थे तुर्क्स के द्वारा, कहाँ पर, इस आइलैंड पर। ये इंसिडेंट को फोकस करते हुए उन्होंने एक पेंटिंग बनाई, इस पेंटिंग में बच्चों को, वुमेन्स को सफरिंग करते हुए दिखाया, और अपील करी कि तुम लोग उठो, दौड़ो, जागो, भागो, भागो और लड़ाई कर लो, किसके खिलाफ, तुर्क ऑटोमन एम्परर के खिलाफ, ताकि हम लोग को हम बचा सके, हमारे लोगों को बचा सके। पेंटर कौन थे, डेलाक्रोइक्स। डेलाक्रोइक्स थोड़ा सा नाम ध्यान में रखना है बस एमसीक्यू के लिए, ठीक है। अब इस वर्नाकुलर लैंग्वेज, अब देखो रोमांटिसिज्म में किन चीजों की हेल्प लेते हैं अपन नेशन के प्रति प्यार दिखाने के लिए। तो रोमांटिसिज्म के जो हथियार है वो क्या है, अरे आजा बेटा, आ गया। रोमांटिसिज्म के हथियार क्या है, लैंग्वेज, ठीक है, सॉन्ग, फोकलोर्स, फोक स्टोरीज जो भी अपन यूज करते हैं, हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन, इन सभी को बेसिस में माना जाता है, ठीक है। हम हमारे नेशनल फ्लैग को भी यूज करते हैं, फ्लैग को यूज करके हम राष्ट्रवाद जगाते हैं। हम ड्रामा करते हैं, ड्रामा या फिर थिएटर शो करते हैं, डांस करते हैं, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, राष्ट्रवाद को जगाते हैं। फोक स्टोरी, फोक टेल, फोकलोर्स, ये जितनी भी पुरानी चीजें हैं उनको हम रिवाइव करवा के बताते हैं कि हम सब एक ही राष्ट्र में रहने वाले लोग हैं, तो आप लोगों को अलग अलग नहीं बटना है, ठीक है। तो रोमांटिसिज्म का एग्जांपल है, रोमांटिसिज्म इज द कल्चरल मूवमेंट रिजेक्टेड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस, ठीक है, हमारे कल्चर को प्रमोट करेंगे। फोकस्ड ऑन द इमोशन, इंट्यूशन, मिस्टिकल फीलिंग, एक फीलिंग अपन जगाना चाहते हैं हमारे राष्ट्र के प्रति। फॉर एग्जांपल किसी दूसरी कंट्री में हमारे इंडिया की फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट हो रही है, तो एक अलग से अपने अंदर गुस्सा आता है, वो क्या है, वो राष्ट्रवाद है कि यार हमारा झंडा किसी और जगह पे डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट हो रहा है, तो हम उसको नहीं देख सकते हैं। कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग फोकलोर्स, फोकटेल्स, वाइटल नेशनल बिल्डिंग, ठीक है। जर्मन फिलोसोफर था एक, जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, इसने भी वॉकजिस्ट के थ्रू इसने कल्चर को क्या करा था, यूनाइट करा। देखो अभी तक कंट्री बनी नहीं, कंट्री बनने की तैयारी है। एक दास वॉल, कॉमन पीपल के थ्रू इसने क्या, कॉमन पीपल लिख करके इसने सॉन्ग्स, पोएट्री और डांस की हेल्प से प्रमोट करा था जर्मन कल्चर। कुछ ग्रीम ब्रदर्स के बारे में पता हो तो, ग्रीम ब्रदर्स का भी काम क्या था, इन लोगों ने पूरी जर्मनी में घूम घूम करके पुरानी कविताएं, गाथाएं इकट्ठी करी थी, ताकि अपन बच्चों को पढ़ा के बता सके कि हमारा जर्मनी भी कोई ऐसा वैसा कंट्री नहीं, यहाँ का इतिहास बहुत प्यारा और सुनहरा है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना द रोमांटिक इमेजिनेशन इन द नेशनल फीलिंग। अब देखो इसके थ्रू एक रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी हुई थी, कहाँ पर, पोलैंड में। देखो पोलैंड छोटू सा कंट्री और एक बड़ा सा एम्परर था, इसका नाम था रशिया। रशिया ने इन लोगों के ऊपर अटैक करा। अब देखो ये छोटू सी कंट्री, बेचारा क्या ही कर पाएगा, तो अटैक हो जाता है, ये डोमिनेट कर लिया जाता है रशियन डायनेस्टीज के द्वारा। बिंग पार्शनड बाय द रशिया, हाँ ठीक है, रशिया एंड ऑस्ट्रिया। हर बार इसको किसी न किसी ने अपना लिया, अपना क्या लिया, इसके ऊपर अटैक कर दिया। अब दूसरी बात यहाँ पर एक नाम ध्यान रखना, करोल कुरपेंस्की। ये कौन था, एक व्यक्ति था। देखो ये छोटा सा कंट्री इसके खिलाफ लड़ाई नहीं कर सकता, एक बार इसने ट्राई जरूर करा था, लेकिन बहुत ही बुरी तरीके से इनके लीडर्स को मार दिया गया था, किलिंग हुई थी। जो लोग बचे थे उनको कहाँ पर पहुंचा दिया गया,
साइबेरिया वाले रीजन में इतना ठंडा इलाका है, वहां पे उनसे काम कराया था और फिर काम करते करते मर जाते हैं। -40 -30 डिग्री टेम्परेचर वहां पर होता है। एक बार उन्होंने ट्राई करा, दूसरी बार तो हिम्मत नहीं करी, लेकिन इन्होंने बोला कि हम कभी भी रशियन लैंग्वेज वहाँ के लीडर्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वहाँ की एजुकेशन रिलीजन हम कुछ भी फॉलो नहीं करेंगे। तो कुछ लीडर्स से वहाँ पे, इस लीडर का नाम ध्यान में रखना, उसने ओपेरा प्रैक्टिस करा है। ओपेरा क्या होता है? एक टाइप का डांस फॉर्म है। देखो, ओपेरा क्या है? एक बड़ा सा थिएटर शो है जिसमें ये अपनी स्टोरी, जो भी उनकी परेशानी रहती है या फिर जो भी उनके स्ट्रगल से, उसको थिएटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सॉन्ग या फिर डांस या ड्रामा प्रैक्टिस करके। देखो, इसके साथ कुछ परेशानी होगी, टूटे फूटे कपड़े पहन करके आइए, मुझे बचा लो, मेरे साथ ये हो रहा है, ये इसको देख रहा है, शायद ये भी इसके साथ वाली कोई है। तो इस तरीके से इन्होंने परफॉर्मेंस चालू करी। मजूर का क्या है? ये पॉलिश डांस फॉर्म है, पुराना जो प्रैक्टिस किया जाता था, ठीक है। तो इन्होंने क्या, चर्च में गैदरिंग करी, लेट नाइट ये डिस्कशन करते कि हमको क्या करना है, हमारे रिलीजन को भूलना नहीं, कल्चर को नहीं भूलना है, ऐसा प्रैक्टिस करते रहना है। तो इन्होंने इसको लैंग्वेज एज अ सिंबल ऑफ द रेजिस्टेंस इन्होंने बनाया। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, पॉलिश क्लर्जी यूज्ड द लैंग्वेज, वो उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज यूज करने लगे, चर्च में गैदरिंग होने लगी। इम्प्रीजन, काफी सारे लोगों को उन्होंने धरा पकड़ा, मारपीट भी हुई, बट इन्होंने अपने इस प्रोग्राम को नहीं छोड़ा। पोलिश लैंग्वेज बिकेम अ पावरफुल सिंबल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। और आखिरकार में क्या होता है, रशिया जैसी बड़ी कंट्री में इनको छोड़ के चले जाती है कि यार कैसे ढीठ लोग ये, तो हमारी सुनते ही नहीं, हम इनको डोमिनेट ही नहीं कर पा रहे, तो ये लोग छोड़ के चले जाते हैं इनको। इस तरीके से पोलैंड भी इंडिपेंडेंट हो जाता है। और हथियार क्या रहता है इनका? सिर्फ और सिर्फ क्या, रोमांटिसिज्म। नेक्स्ट अपना आता है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। अब ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 3 से 5 नंबर तक भी पूछा जाता है। अब देखो, यूरोप में क्या हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो इनको जॉब भी चाहिए होगी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, और जॉब तो चाहिए, उससे इंपॉर्टेंट क्या होता है, फूड। लेकिन वो समय कुछ ऐसा था 1930s का, वहाँ पर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के साथ में फूड शॉर्टेज भी देखने को मिलेगा। जब फूड शॉर्टेज होगा तो यहाँ पर प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जब खाने के दाम बढ़ेंगे तो मिडिल क्लास और पुअर क्लास उसका अफोर्ड नहीं कर पाएगा। जब मिडिल क्लास पुअर क्लास को अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे हंगरनेस फैलेगा, स्टारवेशन, भुखमरी के कारण काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मर जाएंगे, बीमारियाँ फैलेगी। बीमारियाँ फैलेंगी तो एक चाओस क्रिएट होगा जहाँ पर लोग यहाँ पर क्या होंगे, एंगर होंगे, और ये पार्टिसिपेट करेंगे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में कि हमको 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं मिल रही, जो मिल रहा है उसमें इतना महंगा है कि हम लोग परचेस नहीं कर पा रहे, हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये लोग किसका गला पकड़ेंगे, लीडर्स का। याद है ना लीडर्स कौन था? याद है वो कुछ 1830 में अपन ने बिठाया था, लुइस फिलिप। फिर ये ढाल इसके ऊपर आकर के गिरेगी गिरेगी और स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे दोबारा से तख्ता पलट का कार्यक्रम। मार्क्ड बाय द सेवियर इकोनॉमिक हार्डशिप होती, क्यों? पॉपुलेशन बूम कर गई, जॉब स्कैरसिटी, जॉब नहीं थी, यह भी मैंने समझा आपको। इकोनॉमिक कंपोजिशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम दाम में, स्मॉल प्रोड्यूसर फेस्ड कंपेशन फ्रॉम द चीपर मशीन मेड प्रोडक्ट। सस्ते दाम में एक तो बिक भी रहे थे, दूसरी बात इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट के कारण काफ़ी सारी जो पुरानी इंडस्ट्री हुआ करती थी, जो रॉ मटेरियल बना रही थी या फिर कुछ अल्टरनेट प्रोडक्ट्स थे, वो मार्केट में बिक ही नहीं पा रहे थे, ठीक है। उनका प्रोडक्शन एकदम कम हो जाता है। फ्यूडल बर्डन, जो ये टैक्स के कारण परेशान थे, जो छोटे छोटे सिपाही रहते हैं, नेता लोगों बोले तो जिनके पास प्रिविलेजेस थे, ये इनसे डिमांड कर रहे थे। अब देखो, इनके पास जॉब नहीं, खाने की रोटी नहीं है, तो ये कहाँ से इनको पैसा दे देंगे? इसके कारण परेशान थे ये लोग। पॉपुलिज्म, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक स्टारवेशन के कारण लोगों के अंदर गुस्सा था कि नहीं, अब हम कुछ तो तूफानी करना पड़ेगा। समझ में आया? यही तूफानी किसका रूप ले लेता है? रिवॉल्यूशन इन पेरिस। पेरिस में एक रिवॉल्यूशन एक्टिविटी होती है 1848 में। देखो, एक छोटी सी स्टोरी, कल्मिनेशन ऑफ द हार्डशिप। काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं फूड शॉर्टेज के कारण, ये लोग बैरिगेड्स तोड़ते हैं, चले जाते हैं लुइस फिलिप के घर पे। लुइस फिलिप क्या भाग जाता है वहां से डर के कारण कि भाई साहब अपन चले जाओ, नहीं तो फिर अपने को पहुंचा देंगे ऊपर ही। नेशनल असेंबली वहां पर इकट्ठी होती है। मेल ओवर द 21 मतलब एज ग्रुप से ज्यादा के लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर राइट टू वर्क इन्होंने खुद से डिसाइड करा कि राइट टू वर्क होना चाहिए, इनकी डिमांड थी। ये चाहते थे कि सभी के पास एम्प्लॉयमेंट हो, सभी के पास रोजगार होना चाहिए। ये इमेज अपनी एनसीईआरटी में दिखाई देती है। इसमें देखो, फ्रेंच फ्लैग यहाँ पर है, ये जला दिया जा रहा है किसको? इनके जो भी मेंशन वगैरह है, जो भी यहाँ का फोर्ट है, उसको जला दिया गया है पीजेंट के द्वारा। अपराइजिंग हुई 1848 में। समझे? देखो, इस वीडियो को लाइक भी कर लेना, अपना चैनल सब्सक्राइब कर लेना, शायद पहली बार ही बोल रहा हूँ तीनों पार्ट में। नेक्स्ट, इसी में एक स्टोरी निकल करके आती है। 85 में क्या होता है, एक एग्जाम्पल सेट किया गया। देखो, ये सभी जितने भी सिलाई कर्मचारी, ये लोग अटैक कर देते किसके ऊपर? इनके कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। तो एक जर्नलिस्ट था, वेलम वुल्फ, ठीक है, इसने राइटअप में लिखा है कि एक वर्कर्स लोग एक्सट्रीम, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में थे। इन्होंने क्या करा, जॉब की डिमांड करी,
और इनका फ़ायदा उठाया जा रहा था कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा, मतलब 2 से 3 महीने तक इनके वेजेस नहीं मिली थी, और इनको जो वेजेस मिल रही थी वो भी काफ़ी कम मिल रही थी, जिसके कारण ये अपना 2 वक्त की रोटी, मतलब अपना फूड भी कंज्यूम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। एक दिन क्या होता है, वो दिन था 4 जून, दोपहर की 2 बज रही थी। अचानक से सारे वीवर्स इकट्ठे होते हैं और ये कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर अटैक करते हैं जो इनको सप्लाई करते थे, समझ में आया? उनके ऊपर अटैक करा, बस लग गई इनकी लंका। तो इन्होंने क्या करा, ये लोग भाग गए, वहां से भाग निकले। अ लार्ज क्राउड मार्च्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्टर्स मेंशन डिमांडिंग हायर वेजेस। भाई साहब पैसा बढ़ा दो, तुम 100 रुपए दे रहे हो, 100 रुपए बस 80 रुपए का तो खाने ही आ जाता है, बाकी हम क्या सर्वाइव करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पर क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया जाता है और उनको मार मार भी दिया जाता है, मतलब किलिंग भी यहाँ पर होती है। द कॉन्ट्रैक्टर फ्लीट, ये भाग जाते हैं। रिटर्न विथ द आर्मी, वो आर्मी के साथ आते हैं, बोलते हैं कि यार इन लोगों ने परेशान कर दिया है, और आर्मी और वीवर्स के बीच में लड़ाई हो जाती है, आर्मी वर्सेस वीवर्स, ठीक है। और इसमें कुछ 11 कर्मचारी कर्मचारी बोले तो वीवर्स यहाँ पर मारे जाते हैं। मतलब कंडीशन क्या है, अपनी ही कंट्री के वीवर्स को सही से इतना पैसा भी नहीं मिल पा रहा है कि वो सर्वाइव कर सके, और कंट्री में आपस में लड़ाई हो रही है और लोगों को मारा जा रहा है। द रिवॉल्यूशनरीज ऑफ द लिबरल, लिबरल क्या चाहते हैं यार, उनके हर बार से एक ही डिमांड रही है कि नेशन को अगर यूनिफाई करना है तो हमको मोनार को क्या हराना पड़ेगा। इन द फ्रांस, इन्होंने डिमांड करी कि यार प्रोक्लेमेशन ऑफ द रिपब्लिक, मतलब हम फ्रांस रिपब्लिक, जनता को सत्ता में लाना है। परेशानी क्या क्या थी, पुअर, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टार्विंग। 1840 के टाइम पे काफ़ी परेशान थे इन लोगों ने। मतलब एज ग्रुप ऑफ 21 ने डिसाइड भी करा था कि यार कुछ तो तूफानी कर देंगे, डिमांड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, यूनिफिकेशन की बात होगी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये चाहते थे, प्रेस और एसोसिएशन को फ्रीडम चाहिए थी। बस इसी फ्रीडम के नाम पे एक इंस्टीट्यूशन बनता है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीवाईक्यू उसमें 3 बार पूछा गया है 2019 के बाद में। जर्मन के एक रीजन था जैसा, यहाँ पर मिडिल क्लास, प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, आर्टिजन, इन्होंने क्या करा है, एक फ्रैंकफर्ट में मीटिंग सेट करी है। फ्रैंकफर्ट क्या है, फ्रैंकफर्ट एक जगह का नाम है जर्मनी में, जहाँ पर क्या पार्लियामेंट इन्होंने बनाया सेंट पॉल चर्च के अंदर। 1848 के 18th में, ये डेट याद रखना पड़ेगी, जैसे तुम्हारी बर्थ डेट ऑफ बर्थ तुम याद रखते हो, इसे ये भी याद रखना, 18th मई 1848। 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे होते हैं सेंट पॉल फ्रैंकफर्ट में, ठीक है, ये चर्च है। अब यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होता है ताकि जर्मन नेशन बना सके, मोनार्की को सब्जेक्ट दे सके पार्लियामेंट का। मतलब मोनार्की से क्या डिमांड करते थे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनना चाहिए, पार्लियामेंट इज द सोशल बेस। लेकिन होता क्या, देखो कि भी मोनार्क आपकी बात सुनेगा क्या, नहीं, मोनार्क तो मोनार्क है। अगर वो जनता की बात सुनने लग गया तो वो एक डेमोक्रेटिक लीडर हो जाएगा, समझ में आया? तो ये मोनार्क को लगा कि यार जनता हमको कैसे बता सकती है कि हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर जो लीडर था कौन था, कोई तो था यार, एक नाम था, वही मेटरनिक वगैरह, सॉरी, किंग फेडरिक विलियम फोर ऑफ प्रशिया। इसने इन सभी की डिमांड को रिजेक्ट करा कि एक तो नो चॉल्बे, ऐसा नहीं होगा, हम आपकी डिमांड को अस्वीकार करते हैं। इसने ज्वाइन करा अदर मोनार को, और इसने डिसाइड करा कि इस पार्लियामेंट को इरोड करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग हमारे सर पे चढ़ के नाचेंगे, छैया छैया कर देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। द पार्लियामेंट ऑफ द सोशल बेस रिजाइंड डिमांड फ्रॉम द वर्कर्स एंड द आर्टिजन। फाइनली इनके ऊपर ट्रूप को पहुंचा दिया जाता है और इनके ऊपर अटैक हो जाता है, एक मास किलिंग होती है। मास किलिंग तो नहीं बोल सकते, इनको इरोड कर दिया जाता है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को। देखो यहाँ पे लीडर्स बैठे, 831 इलेक्टेड मेंबर। ये बालकनी में कौन बैठा है, वुमेन्स। क्यों? क्योंकि इनके पास राइट टू वोट नहीं था। ये उस टाइम की सोशल डिस्क्रिमिनेशन हमको दिखाता है। समझ में आया? ये सिंबल के बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में। द क्वेश्चन ऑफ द वुमेन, वुमेन का क्वेश्चन क्या हुआ करता था कि भाई साहब, तो हम भी तुम्हारे इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, हमने भी काफ़ी सारे मूवमेंट ऑर्गेनाइज करे, हमने पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए, फाउंडिंग न्यूज़पेपर, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर की फाउंडिंग मेंबर्स हुआ करते, इन्होंने डिमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करा है, तो तुम हम लोगों को क्यों साइडलाइन कर रहे हो? लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी होता है। डिस्पाइट द सेपरेशन ऑफ द लिबरल मूवमेंट, कंजर्वेटिव फोर्स कुड नॉट फुल्ली रिश्योर। अब देखो इतना सब, ये तो वुमेन की डिमांड थी, देखो वुमेन भी चाहती है एजुकेशन, जॉब और ये सब चीज़ें। अब कंजर्वेटिव लीडर ने सोचा कि अगर अपन दोबारा पुराने जैसी व्यवस्थाएं चलाएंगे 18 सेंचुरी 17 सेंचुरी जैसा, तो इस बार वो नहीं चलने वाली। तो कुछ कुछ इन्होंने सुधार करे, फ्यूडलिज्म को एबॉलिश कर दिया है और इन्होंने थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी बढ़ा दी है। समझ में आया? तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने आंसर के परस्पेक्टिव से। तो इलेक्शन के टाइम पे अपन ने देखा कि यूनिवर्सल एडल्ट सफराज को इन्होंने डिमांड को डिनाई कर दिया था, और फ्रैंकफर्ट में ऑब्जर्व करा अपन ने क्या, वुमेन सिर्फ बालकनी में बैठ करके देख रही है। समझ में आया? तो ये था अपना प्यारा सा वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में अपन ने बहुत सारी चीज़ें देखी है। थोड़ा सा ये जो एग्जाम्पल्स अपन ने बताए हैं कि रिवॉल्यूशन एक्टिविटी इन पेरिस, ये सारे एग्जाम्पल्स को अपन ध्यान रखना, खास करके हंगर एंड हार्डशिप वाला टॉपिक। ठीक है, ये पोलैंड वाला तो करके ही जाना, केस स्टडी में पूछा जाएगा, रोमांटिक इमेजिनेशन है कुछ एग्जाम्पल दो, तो
तो ये सब चीज़ें बताना अपने को। ओपेरा में जैसे ओपेरा ओपेरा यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हुए मैंने बताया था, जैसे मेरे कुछ स्टोरीज से मैं उसको बताना चाहता हूँ। जैसे मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ। ये मैंने अपनी कोई इंसिडेंट को मैंने बता दिया है किसी भी तरीके से, सॉन्ग के फॉर्म में या फिर डांस के फॉर्म में। तो ये था अपना प्यारा सा लेक्चर। अब अपन फाइनली एंड करते हैं। इसके पीवाईक्यू में इस चैप्टर के एंड या लास्ट पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच क्लास। कुछ भी डाउट्स रहे तो आप बिल्कुल ओपन टू कमेंट, आप कमेंट ओपन करो, मैं यहाँ पर आपके सारे डाउट के सॉल्यूशन कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।